स्टार्ट करें। करो, ये 2 क्वेश्चन अटेम्प्ट करो, दोनों एक ही कंसेप्ट है। दूसरा ये दोनों हो जाए तो बता देना। चलो बढ़िया, 2 लोगों ने कर लिया, और करो यार, जल्दी करो जल्दी। तब गलत भी मत कर देना जल्दी के चक्कर में। ठीक है, बढ़िया, काफी लोगों का हो ही गया। सो क्या करते हैं, हम इसको ले आते हैं यहाँ पे, और बाकी लोग 2 स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन है उनको अटेम्प्ट कर सकते हैं तब तक। यहाँ क्यों आया ये, यहाँ क्यों नहीं आ सकता। बाकी लोग इन स्टेटमेंट्स को देख लो बस। चलो, तो बेटा देखो, फर्स्ट क्वेश्चन क्या कहानी दी हुई है। ग्राफ आपको बोला है लॉग एम क्लियरली दिख रहा है, बोल ही रहा है, क्वेश्चन खुद ही बता रहा है कि फ्लोइंडलिक आइसोथर्म बना लो पहले, है ना। तब क्या ही क्वेश्चन दिया है बेचारों ने, कर लो बस। तो क्या चाहेंगे अपन, आइडिया इज x बाई एम इज इक्वल टू क्या होता था,
के पी की पावर 1/n, ऐसे ही कुछ होता था ना बेटा, ठीक है। तो अगर आपने log ले लिया तो हम क्या बोलेंगे कि log x by m इज इक्वल टू log k प्लस 1/n log of p। किस किस के बीच में बनाया इन्होंने ग्राफ, इन्होंने log x by n और इसके बीच में x by m और इसके बीच में, तो ये आ जाएगा log x by m, ठीक है। यहाँ आ गया आपका log p, तो इसका मतलब जो स्लोप होता है, स्लोप क्या होता है बेटा, 1/n, ठीक है। स्लोप इज 1/n। कुछ पूछा है क्या स्लोप जैसा, तो एंगल 45 डिग्री है, तो ये अपने को पता चल गया 1/n की वैल्यू कितनी आ गई, tan 45 विच इज 1, ठीक है। तो इसका मतलब n की वैल्यू भी आ गई अपने पास, n की वैल्यू कितनी आ गई बेटा, 1 आ गई। और क्या दिया है, और इन्होंने दिया है कि जो ये इंटरसेप्ट है ये वाला, ये 0.3010 दिया है, ठीक है। तो ये भी चीज ठीक है भाई। log k की वैल्यू भी अपने पास। पूछा क्या है, द अमाउंट ऑफ गैस एड्सॉर्ब्ड पर ग्राम ऑफ द एड्सॉर्बेंट व्हेन प्रेशर इज 0.2, ठीक है। तो फीलिंग तो यही है कि आपको सब चीजें अगर दे रखी हैं तो या तो ग्राफ ग्राफ ही देख लो ना, ग्राफ की इक्वेशन पता ही है अपने को, ग्राफ से कर लो सीधा सीधा कि 0 पे इतनी वैल्यू है जी, 0.30, और आगे चलेंगे 0.2 पे जाएंगे तो क्या लिखूंगा, 0.2 इंटू 1, ठीक है। 3010 और 0.3 नहीं से भैया नहीं आ रहा सही। 0.3 को सीधा सीधा log तो लिख सकते हैं ना, फिर तो हाँ हाँ एक्सप्रेशन log 2, को, फिर एक्सप्रेशन अच्छा से अच्छा बन जाएगा बहुत सारा। अच्छा ठीक है। हाँ मैं बस ये चेक कर रहा था कि इसमें गलती क्या हो रही है, बताना इसमें क्या गलती हो रही है। उसमें log था ना प्रेशर का। एग्जैक्टली, तो दिस थिंग इज बेसिकली log ऑफ x by m, ये जो कहानी आ रही है दैट इज बेसिकली log ऑफ x by m आ रहा है ये, है ना। और अगर आप निकालना चाहते हो तो हाँ वो भी ठीक है कि इसको आप सीधा सीधा इस तरीके से लिख लेते कि यहाँ पे log 2, तो x by m इज इक्वल टू 2, और क्या, p की पावर, बस p की पावर की कुछ जरूरत ही नहीं पड़ी, ठीक है। p की पावर सीधा ही हो गया, तो चाहे इस तरीके से कर लो, इस तरीके से करोगे तो लॉग मतलब किस चीज की वैल्यू वो आएगी, 0.5 आएगी, थोड़ी अजीब सी कहानी हो जाएगी, अजीब सा लगेगा सीधा सीधा। यही ठीक है कि x बाई एम इज इक्वल टू 2p, और p अपने पास कितना दिया हुआ है बेटा, p हैज बीन गिवन एज 0.2 atm, जिसकी वजह से x बाई एम की वैल्यू कितनी आ गई अपने पास, 0.4 atm, ठीक है ना। तो 0.4 अपना पहले वाले पार्ट का आंसर हो गया। और सोच लेते हैं सेकंड में क्या कहानी है। सेकंड में इन्होंने बोला है द एड्सॉर्प्शन एट आयरन सरफेस दिस दिस, अच्छा तो फिर से वही बात, आपको वैल्यूज दी गई हैं, 0.2 इज इक्वल टू के पी की पावर कुछ 1/n, मान लो अभी के लिए 1/n को अभी के लिए x मान रहा हूँ, ठीक है। आगे चलते हैं, 0.5 इज इक्वल टू के पी की पावर कुछ फिर से x, क्या बन रहा है बेटा अपने पास कि 2/5 इज इक्वल टू 2/5 की पावर 2x, यानी x की वैल्यू कितनी आ गई अपने पास, सीधा सीधा x की वैल्यू आई हाफ, ठीक है ना। तो एक्सप्रेशन क्या बन गया अपना, ना एक्सप्रेशन बन गया x बाई एम इज इक्वल टू, ये x मतलब कुछ भी रैंडम था, ये कहीं कंफ्यूज मत कर देना, इसको z मान लो अगर कंफ्यूजन हो रही है तो, ठीक
है। तो x बाई एम की वैल्यू क्या आ गई अपने पास बेटा, x बाई एम की वैल्यू आ गई, देखो 1 बाई एम की वैल्यू सीधी आ गई अपने पास, तो x बाई एम इज k टाइम्स p और उसकी पावर क्या 1/2। यही आया होगा ना एक्सप्रेशन सबका, ठीक है, ये एक्सप्रेशन आया। इसके बाद अब क्या करना है अपने पास, द मोल्स ऑफ N2 एड्सॉर्ब्ड एट कितना 36 बार एंड 70 केल्विन। 36 बार है तो क्या हो जाएगा बच्चे, के भी निकालना पड़ेगा, फिर के भी निकाल लो किसी से, किसी एक से के भी निकाल लेते हैं। 0.2 इज इक्वल टू के इंटू 2। के की वैल्यू कितनी आ गई अपने पास 1/10, यही आ रही है ना के की वैल्यू, ये कुछ और आई थी, के की वैल्यू यही आई होगी। के की वैल्यू अगर 1/10 आ गई अपने पास तो फाइनल आंसर क्या हो जाएगा बेटा अपना 6/10 आ रहेगा, ठीक है। 6/10 ही आया ना सबका, नहीं कुशाग्र का 6/10 नहीं आया, ऐसा क्या आया वो कुशाग्र? मतलब इसे तो सर मैं ग्राम मोल्स भी चाहिए ना इसमें, मतलब मोल्स एक ग्राम में नहीं चाहिए, तो 28 से डिवाइड भी होगा। अच्छा कहाँ धोखा खा गए हम, द मोल्स ऑफ एन, अच्छा ये वेट होता है, सही बोल रहे हो सही बोल रहे हो, पॉइंट पॉइंट पॉइंट, यू आर राइट। तो इसको डिवाइड बाय 28 करना पड़ेगा, यस सही बोल रहे हो बेटा, ठीक है। तो फाइनली फिर आंसर अपना ये नहीं आएगा, ये तो थोड़ा ट्रिकी क्वेश्चन हो गया, खुद ही उलझ गया मैं, ये आएगा आंसर। मैं 3/140 आएगा। गलती करता जाऊंगा क्या आज सारे दिन, ऐसा है क्या? 6/280 है ना वो तो। हाँ 6/280, यस। बी और डी तो मतलब पास पास ही होते हैं ना। हाँ सर, मतलब जितना पास, क्या क्या है, आईआईटी दिल्ली और जेएनयू इतना पास होते हैं सर, बिल्कुल पास है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो क्या कहानी है इसमें, कौन सी स्टेटमेंट ट्रू हुई बेटा फर्स्ट वाले के लिए, कैटलिस्ट एक्सेलरेट करता है बिल्कुल बाय ब्रिंगिंग डाउन द फ्री एनर्जी, फ्री एनर्जी डेल्टा जी, डेल्टा जी चेंज होता है क्या? डेल्टा जी तो चेंज नहीं मानते अपन, डेल्टा जी में कोई चेंज नहीं आता है, तो फर्स्ट स्टेटमेंट तो गलत हो गई। कैटलिस्ट डज नॉट टेक पार्ट इन द रिएक्शन वगैरह, ये तो बचपन में बोलते थे अपन, है ना, ये तो जब छोटे थे तब बोलते थे कि कैटलिस्ट रिएक्ट नहीं करता है, सच रिएक्ट करता है बट क्या हो जाता है, रीजनरेट हो जाता है। कैटलिस्ट मेक्स द रिएक्शन मोर फिजिबल बाय, मतलब ये तो गलत बात सी हो गई। आगे क्या लिख रहा है, कैटलिस्ट मेक्स द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट ऑफ द रिएक्शन मोर फेवरेबल फॉर द फॉरवर्ड रिएक्शन, ये भी गलत बात लग रही है, सारी बातें गलत ही लग रही है ऐसे तो फिर, तो इनमें से कम गलत कौन सी है, वृंदा बोलो पहले बेटा। में एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन है वो। बाय ब्रिंगिंग डाउन द फ्री एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन, सॉरी, हाँ हाँ हाँ, फ्री एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन, तो इतनी देर वेट क्यों किया सर, हम सोच रहे थे मीम बनाएंगे एक, है ना, पहले में ही बता देना था कि वो फ्री एनर्जी ऑफ रिएक्शन नहीं है, वो फ्री एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन है, ठीक है सॉरी। तो यहाँ पे अपने को क्या देखना था, इट इज बेसिकली, हाँ एक्टिवेशन एनर्जी कम होती है, फॉरवर्ड रिएक्शन की होती है, बैकवर्ड की होती है, दोनों की होती है, क्या बोलते हैं कैटलिस्ट से जो एनर्जी कम होती है, एक्टिवेशन एनर्जी फॉरवर्ड की होती है, बैकवर्ड की होती है, दोनों की होती है बेटा, दोनों इक्वली होती हैं, दोनों की डेल्टा इक्वली एच ही नहीं होती है ना? वैसे तो चलो काइनेटिक्स में पढ़ो ये, बट पता चला भैया ये सोच के छोड़ दें कि ये तो सरफेस में पढ़ लिया होगा, पर ऐसे ही मतलब डेल्टा एच रिएक्शन जब हम लिखते हैं, है ना, जस्ट ताकि हम कंफ्यूज ना हो, एक बार जल्दी से बता देना, ये फॉरवर्ड माइनस ये बैकवर्ड होता है या फिर इसका उल्टा होता है, ये बैकवर्ड माइनस ये फॉरवर्ड होता है? क्या होता है अमित? ये होता फॉरवर्ड माइनस बैकवर्ड। फॉरवर्ड माइनस बैकवर्ड, है ना। तो कभी हल्की सी भी कंफ्यूजन हो तो मेरे को लगता है सबसे सिंपल इसको
थोड़ा भी दिमाग में कंफ्यूजन आए 1% भी, है ना, एंडोथर्मिक रिएक्शन मान लेना, उसमें सारी चीजें पॉजिटिव पॉजिटिव दिखेंगी, ठीक है ना। एंडोथर्मिक मानोगे, ये वैल्यू मान लो क्या है, x है, ये वैल्यू क्या है, y है, और ये वैल्यू, ये जो z है, z इज क्लियरली व्हाट, x माइनस वाई, ठीक है। उससे करके कर लेना, हमेशा ये वाला पार्ट तो क्लियर ही रहेगा। इसका क्या आंसर आया सेकंड वाले क्वेश्चन का बच्चे, राइट साइड वाले का, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू विद रिस्पेक्ट टू अ कैटलिस्ट, क्या होगा इसमें? कैटलिस्ट इंक्रीजेस द रेट ऑफ रिएक्शन, क्या बेटा, कोई कुछ बोल रहा था क्या? कैटलिस्ट इंक्रीजेस द रेट ऑफ रिएक्शन व्हाइल इनहिबिटर डिक्रीजेस, ठीक है, मतलब वो तो नाम ही ऐसे उनके। प्रमोटर कैन नॉट catalyze the reaction on its own without presence of catalyst। प्रमोटर की बात की थी क्या कभी हमने? प्रमोटर की बात हुई है कभी? चलो ठीक है। एक्टिविटी ऑफ एंजाइम कैटलिस्ट increases in the presence of metal ions such as Mn+2 CO+2। क्या लगता है, ये इंक्रीज होती है डिक्रीज होती है? कुछ कोफैक्टर वगैरह पढ़ा है क्या हमने? ये वाले पार्ट जो एंजाइम के लिए, ये वाली चीजें जो हैं, दे कैन इंक्रीज द एक्टिविटी या फिर डिक्रीज द एक्टिविटी। और लास्ट में क्या दिया है, व्हेन अ सॉलिड कैटलिस्ट इज यूज्ड फॉर गैसियस रिएक्शन, एनर्जी रिलीज्ड इन फिजियोसॉर्प्शन इंक्रीजेस द रेट ऑफ रिएक्शन। एनर्जी रिलीज्ड इन फिजियोसॉर्प्शन इंक्रीजेस द रेट ऑफ रिएक्शन। क्या लगता है, क्या आंसर है इसमें से? क्या मार्क किया बेटा आंसर इसमें से अपन ने? अनित क्या आंसर दिया इसका? मैंने डी सोचा है इसका। क्यों? क्योंकि एनर्जी एनर्जी रिलीज, हाँ मतलब वो एनर्जी फ्री फ्री एक्टिवेशन ऑफ एनर्जी, एक्टिवेशन एनर्जी को कम करने के लिए यूज हो सकती है, वो तो डी नहीं होगा। तो क्या हो सकता है फिर, किसी और का कोई और आंसर? वृंदा क्या सोचा बेटा तुमने इसका? भैया मुझे तो सी लग रहा है, पर अब मुझे मतलब क्योंकि ए बी डी मुझे काफी सही लग रहे हैं, सी गलत लग रहा है। और कोई अच्छा, आंसर याद तो नहीं है मुझे ऐसा कुछ। आंसर है ये, हम क्या देख रहे हैं इसके लिए, सी डी में एक्चुअल में कंफ्यूजन है। तो अनित अगर मान लो डी ठीक लग रहा है तो फिर आंसर होगा क्या? मतलब सी फिर याद पे बात आ जाएगी कि सी अपने कहीं कोई स्टेटमेंट पढ़ रखी है या नहीं पढ़ रखी है ना, उस पे बात आएगी। हमें क्या लगता है इससे? सी और डी में कंफ्यूज हूँ मतलब। हाँ, हिमांशु? भैया सही लग रहा है, एलिमिनेशन से बाकी तीनों ऑप्शन तो सही लग रहे हैं। अच्छा, तो मेन फिर वही कहानी है कि 16th की जो एज सच स्टेटमेंट दी हुई है उसके बारे में कभी बस हमने पढ़ा नहीं है ना, कि जो एनर्जी रिलीज हुई है फिजियोसॉर्प्शन में, वो लोअर क्या कर रही है, इंक्रीजेस द रेट ऑफ रिएक्शन। अच्छा, प्रभव बोलो बेटा, क्या बोल रहे हो? भैया वो जो हम हाइड्राइड्स वाली एक चीज पढ़ते हैं उसमें शायद ऐसा कुछ लिखा था कि जो डी ब्लॉक एलिमेंट्स होते हैं वो सरफेस एरिया प्रोवाइड करते हैं कैटलिस्ट के लिए, हाँ हाँ, मतलब ऐसा कुछ याद तो आ रहा है, तो वो उससे फिर एंजाइम हेल्प, मतलब एंजाइम को हेल्प मिल जाएगी, तो मेरे ख्याल से डी होना चाहिए। अच्छा, नॉट ट्रू पूछा है। नॉट ट्रू है प्रभु, तो इसमें थोड़ी सी कंफ्यूजन अगर लग रही है तो मेन वही है कि अगर अपन आंसर डी दे भी रहे हैं तो दैट इज जस्ट बाय रिजेक्शन ऑफ, कि हाँ पहले तीन तो नहीं हो सकते इसीलिए, है ना। एक बार चलो इसको ट्राई करेंगे, आंसर एक्चुअल में डी दिया हुआ है, इसके लिए एक बार लिख लो आप लोग भी।
इसका आंसर जो दिया गया है ऑफिशियली दैट इज सिंपली डी, जो कि बिना अगर अपन सोचें कि एडवांस का क्वेश्चन है या नहीं है तो शायद इंट्यूटिवली तो अपन डी मार्क कर आते इतना ज्यादा ना सोचते तो ना। तो एक बार फिर से पढ़ के देखें क्या, क्या पता कुछ समझ आए। वृंदा बोलो बेटा। मैंने अभी एनसीईआरटी चेक करी, सी तो ट्रू है, लाइन दे रखी है एनसीईआरटी में, तो फिर क्या डी दिया बेटा? यही दिया है कि ये जो मेटल आयंस है ये एक्टिवेटर्स होते हैं और फिर ये वीकली हम्म, बाइंड हो जाते हैं एंजाइम मॉलिक्यूल पर, उसकी कैटालिटिक एक्टिविटी को इंक्रीज कर देते हैं। इंक्रीज है तो एज इट इज ये चलो लाइन हो गई एनसीईआरटी की, ठीक है। तो अब वही बात आ गई कि अपन फोर्थ को बाय रिजेक्शन ही कर पा रहे हैं अभी के लिए, है ना। फोर्थ के लिए अपने पास कोई वैसे आंसर नहीं मिल रहा है। एक बार और पढ़ें क्या। व्हेन सॉलिड कैटलिस्ट इज यूज्ड फॉर गैसियस रिएक्शन, सॉलिड कैटलिस्ट हमने यूज किया, फिजियोस ऑप्शन होगी उस पे, ठीक है। दैट इंक्रीजेस द रेट ऑफ रिएक्शन, मतलब जो भी एनर्जी रिलीज हुई फिजियोस ऑप्शन में, तो बड़ा अजीब सा है। वैसे देखें तो आज तक जो हमने चीजें पढ़ी है वो सीधा क्या है कि ये रूट ए था, ये रूट बी है, एक्टिवेशन एनर्जी हमने इफेक्टिवली कम कर दी, मतलब जो नॉर्मल आज तक हमने पढ़ा है वही रहा है ना कि एक्टिवेशन एनर्जी कम हो गई। बेसिकली जब हम रेट ऑफ रिएक्शन बोल रहे होते हैं तो हम रेट कांस्टेंट इंक्रीज कर रहे होते हैं सही मायने में, तो है ना। तो के ए इक्वल टू ई माइनस ई ए बाई आर टी, तो दो अलग अलग बातें हो गई ना बेटा ये तो। एक बार हम बोल रहे हैं कि हमने क्या कर दिया, जो ई ए है उसको चेंज कर दिया, और एक बार हम बोल रहे हैं कि हमने इस फ्रैक्शन को चेंज कर दिया। ये याद है ना, ये क्या रिप्रेजेंट करता था? फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स हैविंग सफिशिएंट एनर्जी, है ना। तो दो अलग अलग बातें हैं कि एक बार तो है कि कैटलिस्ट ने ये को चेंज किया और एक बार है इस पूरे बड़े डब्बे को चेंज कर दिया। तो अभी के लिए जो आंसर दिया हुआ है उसको कन्वेंशनल टर्म से एक्सप्लेन किया है सीधा सीधा कि कैटलिस्ट का काम इफेक्टिवली इस अमाउंट को बढ़ाना नहीं है, सीधा सीधा ये को चेंज करना है, ठीक है। बट आई थिंक थोड़ा सा और सोच लेंगे इस पे, थोड़ा अगर आप लोग भी याद रखोगे तो वी कैन हैव मोर डिस्कशन अबाउट दिस क्वेश्चन, है ना। मे भी भैया को भी बोल दूंगा तो वो भी थोड़ा और देख लेंगे। चलो कुछ और क्वेश्चन कर लेते हैं इस पे। एक आधा वो कर लेते हैं, पैराग्राफ कर लेते हैं हम, है ना। सीएमसी के बारे में बात ना कर लें क्या, थोड़ा ये भी ठीक रहती हैं चीजें। ये लो एक क्वेश्चन इस पे कर लो। ये मोर देन वन करेक्ट। तो ठीक है, एक दो लोगों के हो गए हैं ये वाला। चलो एक क्वेश्चन ये था, वैसे लग रहा है कर सकते हैं अपन ये वाला। सीएमसी पे और थोड़ा सा डिस्कशन हो जाएगा, एक बार ये भी कर लो साथ ही साथ। बट ये वाला रहने देते हैं। लेट्स हैव दिस क्वेश्चन।
ये वाला भी कर लो साथ में। करें डिस्कस ये वाले फिर? चलो ठीक है, इसके लिए बताओ मल्टीपल करेक्ट वाले के लिए फर्स्ट के लिए क्या होना चाहिए, क्या कहानी लिखी है हमने? सीएमसी क्या होता था वैसे, याद हो तो? क्या चेंज होता था यार सीएमसी पे सडनली, क्या बोल देते थे हम? मिसाइल फॉर्मेशन होता था या फिर वो डिस्ट्रॉय हो जाता था? मिसाइल से रिलेटेड है, बट क्या होता था उस पॉइंट पे एक्चुअल में? फॉर्मेशन होता था, है ना? तो एक सेकंड, ये हमारा क्वेश्चन है। ठीक है, तो इसको अगर हम चलो क्या क्या कहानी दी है बेटा? पहली कहानी लिखी है, इफ द सीएमसी ऑफ सोप इज 10 to the power -3, then 10 to the power -4 molar solution will have colloidal nature। क्या लगता है, कोलाइड होगा, ट्रू सॉल्यूशन होगा, सस्पेंशन होगा, क्या होगा ये? अगर हम इससे क्या मान रहे हैं, कम कंसंट्रेशन मान रहे हैं, सीएमसी से भी कम कंसंट्रेशन है, तो उस पॉइंट पे क्या होने वाला है बेटा? फिर उस पॉइंट पे द सॉल्यूशन विल बी, क्या बोलेंगे? ट्रू सॉल्यूशन। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। चार्ज ऑन कोलाइडल पार्टिकल्स मे बी डिटरमिन्ड विद द हेल्प ऑफ डायलिसिस। ये चीज मतलब डिटरमिन कर सकते हैं क्या? ऐसा कुछ पढ़ाया है हमें? तब थ्योरी में ऐसा कुछ डिटर्मिनेशन ऑफ चार्ज पढ़ाया तो नहीं होगा आई गेस। कोई देखते हैं और कोई स्टेटमेंट, मतलब ये तो फिर फैक्ट बेस्ड ही है ना, तो एज अ फैक्ट बेस्ड याद कर लो कुछ। भाई हम ये भी देख सकते हैं ना कि डायलिसिस करते हो किस तरफ हमारा वो मूव कर रहा है, मतलब किस उस पे, कैथोड पे, एनोड पे, और मतलब डिटर्मिनेशन अगर आप बोल रहे हो तो फीलिंग ये भी है कि आप एग्जैक्टली मतलब वैलेंसी वगैरह निकाल पाओ, दोनों ही बात है ना फिर। नेचर ऑफ द चार्ज की बात नहीं कर रहे हैं बस। तब चार्ज बोल दिया तो दोनों ही फीलिंग है बेटा। अच्छा, हाँ, आगे क्या लिखा है? पेप्टाइजेशन इज द प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ कोलाइडल सोल इनटू प्रेसिपिटेट। ये होता है, इसका उल्टा होता है, इसका उल्टा होता है पेप्टाइजेशन। ठीक है, आगे चलते हैं। व्हेन सम ऑयल सॉल्युबल डाई इज एडेड इन वाटर इन ऑयल इमल्शन, वाटर इन ऑयल, ठीक है, बैकग्राउंड बिकम्स कलर्ड। तो वाटर इन ऑयल है तो क्या फीलिंग है कि मेनली क्या चीज बनी हुई है? मेनली हमारे पास ऑयल ही है ना, और ऑयल में अगर डाई सॉल्युबल हो गई तो ये बैकग्राउंड शुड बी कलर्ड। ठीक है, तो एक सीधा सीधा आंसर हमें यहाँ से मिल पा रहा है, वो डी है। वैसे मल्टीपल करेक्ट था,
बी वाले पार्ट में थोड़ी वही है कि चार्ज अगर अपन सोच रहे हैं है ना, डिटरमिन करने की बात है, तो मे बी इट इज नॉट जस्ट क्वालिटेटिव थिंग, है ना, पूरा क्वांटिटेटिवली सोचना चाहिए कि पूरी इक्वेशन वगैरह लगा के वैल्यू निकाल पाएंगे या नहीं निकाल पाएंगे। ये वाला राइट साइड वाला क्या क्या दिया बेटा इन्होंने, एक अपने पास ये दे दिया बेसिकली, मान लो चलो मिसल बनाने के लिए सामान दे दिया शुरू में, है ना, सोप का एक मॉलिक्यूल दे दिया कहने को। तो जब मोल्स हैं इतने अपने पास, ठीक है, तो उस टाइम पे 0 0 कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद 0.04 वो भी ठीक है। आगे चले तो हल्का सा कम हो गया, मतलब वैसे तो बढ़ा लेकिन एक्सपेक्टेड से थोड़ा सा कम हो गया। और आगे गए तो 80 होना चाहिए था, उससे चलो थोड़ा और कम हो गया। तो पहली पहली स्टेटमेंट क्या है बेटा, देखो एक बार, एट 0.2 मोलर कॉन्सेंट्रेशन सॉल्यूशन बिहेव्स एज ट्रू सॉल्यूशन। क्या फीलिंग है बी के लिए, ट्रू सॉल्यूशन है ना। सीएमसी है या नहीं वो हमें कैसे पता चलेगा, सीएमसी का कहाँ आइडिया लगेगा बेटा, जब हमारे पास, क्या बेटा बोलो बोलो। जब वो कोएगुलेट मतलब कोलॉइड बनाने लग जाएंगे। हाँ हाँ तो बिल्कुल, लेकिन उससे हमें कैसे पता चलेगा, मतलब एक्सपेरिमेंटली क्या पता चलेगा हमें। तो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज बहुत ज्यादा मतलब कम दिखाते हैं कोलाइडल सॉल्यूशन, तो जब भी बिल्कुल थोड़े। बिल्कुल, तो ये अगर आप देख रहे हो तो ये पाई बाय आर टी, क्या फीलिंग आ रही है, ये पर तो गलत लिख दिया मैंने, कौन सी प्रेशर की बात हो रही है, ये ऑस्मोटिक प्रेशर। ऑस्मोटिक प्रेशर, है ना। तो वही फीलिंग है कि ऑस्मोटिक प्रेशर अगर लिखा है बेटा, तो सीधी सीधी फीलिंग क्या है, तो वो पाई बाय आर टी लिखने को लिख दिया, है ना, ठीक है कोई ना, जिस तरीके से लिखा है, बट वो फीलिंग वही है कि ऑस्मोटिक प्रेशर है, और ऑस्मोटिक प्रेशर सीधा सीधा कॉन्सेंट्रेशन पे डिपेंड करना चाहिए था। तो दिक्कत कहाँ पहली बार दिखी हमें, इस पॉइंट पे 0.03 पे, ठीक है, यहाँ पे पहली बार दिक्कत दिखी कि भाई 0.06 होना चाहिए था। तो हम बोलेंगे इससे पहले यस इट वाज बिहेविंग एज ट्रू सॉल्यूशन, इसके बाद यस इट इज बिहेविंग एज अ कोलॉइडल सॉल्यूशन। तो इसका मतलब बीच में कहीं इनके सीएमसी आया होगा, ठीक है। थर्ड स्टेटमेंट भी जो है वो ठीक ठाक है, कोई दिक्कत नहीं है। आगे क्या लिख दिया, मिक्सचर जो है वो होमोजीनियस होगा। तो कोलाइड को हम होमोजीनियस मानते हैं, हेट्रोजीनियस मानते हैं। कोलाइड कैसा होता है हमारे लिए, कोलाइड इज हेट्रोजीनियस, है ना, दिखने में चाहे होमोजीनियस हो बट एक्चुअली इट इज हेट्रोजीनियस, ठीक है। तो इसका जो आंसर है इस वाले पार्ट का बेटा, दैट वाज आंसर डी, और इनका जो आंसर है ए बी एंड सी, डी इसमें गलत हो गया। एक पैराग्राफ कर लेते हैं, ये वाला ट्राई करो जल्दी से। ये यहाँ तो ना इन्होंने पैराग्राफ के फॉर्म में दे रखा है, ये डेफिनेशन ना बेटा रट लो आप, शायद लिखवाई भी होगी भैया ने ना? सीधा सीधा ऐसे ही आ जाता है, अगर आता है क्वेश्चन तो उसमें कुछ इंफॉर्मेशन वगैरह नहीं दी होती है, ठीक है। जो गोल्ड नंबर की डेफिनेशन है वो रट लो एज इट इज। इसके अलावा भी कुछ क्वेश्चन अच्छे दिख रहे थे। तो ये हम ले सकते हैं नहीं ले सकते, स्पेसिफिक इज फाइन। चलो बढ़िया।
एक स्टूडेंट का हो गया, बाकी लोग भी करो बेटा, जल्दी से करो, जल्दी करो। 2-3 लोगों का हो गया है। गुड गुड गुड, काफी लोगों का हो गया, बढ़िया। तब तक कोई और क्वेश्चन दे देता हूँ ना करने को फिर। ये तो थोड़ा अजीब हो जाएगा, तो सरफेस ये करते हैं, चलो 6th ट्राई करते हैं। ट्राई दिस। या ये पता नहीं, मेरे को याद नहीं है इसके बाद वाला करवाया है। चलो पहले ये ट्राई करो आप लोग, जिनका हो गया सीधे सीधे सही डिस्कस भी कर ही सकते हैं क्या इस साथ ना। तो गोल्ड नंबर की डेफिनेशन अगर याद हो तो क्या कंसेप्ट था बेटा? गोल्ड नंबर में होता क्या है अपने को, एक अपने पास 10 ml क्या है, 10 ml रेड गोल्ड की सोल है, ठीक है। कोएगुलेट होने वाली है ये। कोएगुलेट करने का एक तरीका क्या होता था? एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रोलाइट्स ऐड करना, है ना। स्मॉल अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रोलाइट से अपन क्या बोलते थे कि जो सोल होती है वो क्या हो जाती है, कोएगुलेट होती है, स्टेबलाइज होती है, बिल्कुल स्मॉल अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रोलाइट से। क्या होती थी बेटा? स्टेबलाइज होती थी, कोएगुलेट होती थी? बिल्कुल कम अगर अमाउंट रखोगे। इनफैक्ट पेप्टाइजेशन में क्या ही कहानी थी, अभी तो पढ़ा था पेप्टाइजेशन वाला। छोटा सा थोड़ा सा अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रोलाइट ऐड करके पीपीटी को इनफैक्ट हम क्या बना देते थे, कोलाइडल सॉल्यूशन बना देते थे, ठीक है। बट अगर आप एक्सेस में इलेक्ट्रोलाइट ऐड कर देते हो तो फिर क्या हो जाता है, फिर बेसिकली हमारे पास प्रेसिपिटेट फॉर्मेशन हो जाती है कोलाइड की। तो हम इसको प्रेसिपिटेट कर रहे हैं क्या यूज करके, देखो 1 ml ऐड कर रहे हैं किसका, 10% NaCl सॉल्यूशन का, ठीक है। 1 ml 10% NaCl सॉल्यूशन ऐड कर रहे थे इसमें, ठीक है। अब आइडिया क्या है, ये इसको कोएगुलेट कराना चाहता है। और अगर हमें याद हो तो एक प्रॉपर्टी होती थी लायोफिलिक सोल की। लायोफिलिक सोल को हम कैसा बोलते थे कि इनके पास कैसी प्रॉपर्टी होती है बेटा, प्रोटेक्टिव प्रॉपर्टी होती है, यानी कि ये कोएगुलेट होने से रोकती हैं, ठीक है। तो हम बोलेंगे भाई देखो, ऑन एडिशन ऑफ 1 ml ऑफ 10% NaCl टू 10 ml in presence of 0.025 ग्राम ऑफ द स्टार्च, कोएगुलेशन इज जस्ट प्रिवेंटेड, ठीक है। तो बस पूरी कहानी में ट्रिक क्या है, तो जो नंबर है ना, बाकी सब तो ठीक है, लेकिन ये 0.025 ग्राम लिखा हुआ है, ये किस में होना चाहिए, 0.025 मिलीग्राम में आना चाहिए। तो मिलीग्राम में अगर आप कन्वर्ट करोगे तो कितना बन जाएगा बच्चे, ये इट विल बिकम 25 मिलीग्राम, ठीक है। कभी कभी सीधा सीधा इसमें अगर क्वेश्चन आता है एग्जाम में तो वो क्या कर देते हैं, अमाउंट को थोड़ा बहुत चेंज कर देते हैं। मान लो 10 ml नहीं है, 20 ml है, ठीक है। 20 ml से किया है, उस टाइम पे क्या गोल्ड नंबर होगा, इस तरीके से, ठीक है ना। तो हमें अगर सपोज करो सेम क्वेश्चन होता, एग्जैक्टली सेम क्वेश्चन, एक बार चेंज करके बताना इसको। अगर ये 20 ml होता गोल्ड सोल, फिर क्या बोलते आप, आंसर कम हो जाता ज्यादा हो जाता है? क्या बोला अर्जुन आपने? वो फिर 12.5 हो जाता। बिल्कुल। तो अगर हम फिर बोलते कि 20 ml को प्रोटेक्ट कर रहा है 25 मिलीग्राम, तो इसका मतलब 10 ml को कितना प्रोटेक्ट करेगा, 12.5 मिलीग्राम, ठीक है। इससे आई थिंक आगे भी देख लेते हैं, ये अगली आ गई ना, लोअर द गोल्ड नंबर मोर विल बी इट्स प्रोटेक्टिव पावर। ये बिल्कुल सही बात है, बस जितना कम आपको ऐड करना पड़ रहा है इलेक्ट्रोलाइट उतना अच्छा वो प्रोटेक्ट कर रहा है, ठीक है ना। चलो 19th में क्या है, गोल्ड नंबर गिव्स एन इंडिकेशन ऑफ, फिर से वही बात, प्रोटेक्टिव नेचर ऑफ कोलॉइड। गोल्ड का तो कुछ नाता ही नहीं है वहां से, चार्ज ऑन नहीं गोल्ड 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 ही जबरदस्ती दे रखा है। क्या होगा ये, प्रोटेक्टिव नेचर ऑफ कोलॉइड, ये भी लोअर, ये भी 25, ठीक है।
भैया 20th का डी भी सही होगा ना? हायर द कोएगुलेशन वैल्यू। अच्छा, अगर कोएगुलेशन वैल्यू ज्यादा है, लोअर विल बी इट्स कोएगुलेटिंग पावर। अब सी और डी में से एक तो सही होगा, सही बोल रहे हो। तो हायर द कोएगुलेशन वैल्यू, हाँ, तो अगर हमें कोएगुलेट करने के लिए बहुत ज्यादा अमाउंट डालनी पड़ रही है, तो इसका मतलब उसकी कोएगुलेटिंग पावर कम थी। सही बोल रहे हो बेटा, डी भी होगा। कंफर्म कर लेते हैं जस्ट इन केस, बट लॉजिकली कोई दिक्कत नहीं है, सही होना चाहिए। चीटिंग वाले लोग हैं, छोड़ रखा है सबका सब। ये दूसरे का आंसर आ गया हो तो बता देना बेटा, ये दूसरा क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं। अभिषेक, दिया हुआ नहीं है एक्चुअल में, वैसे कुछ कमी है क्या इसमें स्टेटमेंट में? मुझे तो सही लग रही थी, मैं भी यही सोच रहा था कि 2 करेक्ट कैसे हैं एक में। पैराग्राफ में वो भी ना। तो हायर द कोएगुलेशन वैल्यू है भी बिल्कुल जनरल स्टेटमेंट, लेस विल बी इट्स कोएगुलेटिंग पावर। कुछ गलती लग रही है क्या स्टेटमेंट में? ठीक ही लग रही है अभी के लिए तो अपने पास 2 क्वेश्चन आ गए। देखो क्वेश्चन भी कहाँ से आए हैं ऐसे चैप्टर से जिससे उम्मीद नहीं करते अपन, है ना। तो सरफेस में से 2 क्वेश्चन है। एक तो क्वेश्चन 20 की स्टेटमेंट डी को थोड़ा सा देखना है कि ये सही है या गलत है। एक क्या क्वेश्चन आया था जिसमें अपने पास सीधा सीधा आंसर नहीं था, रिजेक्शन से आंसर मिल रहा था। सॉलिड कैटलिस्ट इज, तो जो फिजियोस ऑप्शन की एनर्जी है यूज्ड इन इंक्रीजिंग रेट, ठीक है, तो इनके बारे में सोचना है अपने को। ओके, ठीक है। ये वाला क्वेश्चन लग रहा है 4-5 बल्कि ज्यादा ही लोगों ने करके, बहुत बढ़िया, अच्छी बात है। एक क्वेश्चन और कर लो बस, फिर इसके बाद क्लास ओवर करते हैं। वो क्वेश्चन दे देता हूँ मैं तुम्हें। भैया वो ऊपर वाले में एक चीज लग रही थी 20th में, बताओ तो। कि मतलब क्वेश्चन में बोला है कि वो प्रोटेक्ट करता है, बट हाँ, कोएगुलेशन वैल्यू तो मतलब हम कह रहे हैं कि वो कोएगुलेट ही कर देगा, तो मतलब वो थोड़ा। अच्छा, मतलब वो तुम बोल रहे हो कि गोल्ड सोल का अगर वो चल रहा है पैराग्राफ, हाँ। तो उसके रिस्पेक्ट में वो सही नहीं है। हम्म। हम्म, तब यही लॉजिक ठीक ही लग रहा है फिर। हाँ, मतलब अगर सिंगल करेक्ट होगा और पैराग्राफ में आएगा तो शायद यही सोच के अपन ए मार्क कर देंगे, है ना। तो गोल्ड के अभी रिस्पेक्ट, गोल्ड नंबर के रिस्पेक्ट में बताना है कुछ। हाँ, मतलब वही फीलिंग कि अगर पूरा पैराग्राफ गोल्ड नंबर का ही चल रहा है तो, है ना अभिषेक। हाँ जी भैया, यही बैठेगा यार, कोई लॉजिक और तो खास फिर लग नहीं रही बात, है ना। वही मोर अप्रोप्रिएट है। मोर अप्रोप्रिएट है। बाकी लोग चलो ये वाला अटेम्प्ट कर लो, लास्ट क्वेश्चन ही है आज का ये, और अपन ये डिस्कस कर लेते हैं। भाई देख लो जिसको देखना है ये वाला क्वेश्चन। क्या कहानी है बेटा इसमें? इसमें कहानी लिखी है अ क्वांटिटी ऑफ 1 ग्राम ऑफ चारकोल। हाँ जी, 1 ग्राम चारकोल ने 100 ml 0.5 मोलर, तो हम बोलेंगे 100 ml 0.5 मोलर, इसका मतलब कितने मिलीमोल्स? 50 मिलीमोल्स एड्सॉर्ब कर लिए टू फॉर्म मोनोलेयर, ठीक है, and thereby reduces adsorbs and reduces molarity to 0.499। 50 मिलीमोल्स थे इनिशियली, और अब हमने उसको कितने मिलीमोल्स बना दिए इफेक्टिवली। फीलिंग ऐसी है कि हमने 0.49 पे ले आए हैं उसकी मोलारिटी को उठा के, ठीक है। द सरफेस एरिया ऑफ द चारकोल एड्सॉर्ब्ड बाय ईच, अच्छा तो अपने को इफेक्टिवली ये निकालना है, द सरफेस एरिया ऑफ द कैटलिस्ट। हाँ, तो हमारे पास क्या है? हमारे पास 1 ग्राम चारकोल है। 1 ग्राम चारकोल का एरिया कितना है बेटा? इसका एरिया है 3 × 10⁻², मीटर स्क्वायर, ठीक है।
इसने कितना एब्जॉर्ब किया, इसने एब्जॉर्ब किया बेसिकली 0.50 मिलीमोल्स थे पहले, और अब अगर आप देखोगे तो 0.49 मोलर 100 ml, यानी कितने मिलीमोल्स रह गए बेटा? 49 मिलीमोल्स रह गए। तो कितना एब्जॉर्ब किया इसने? 1 मिलीमोल एडजॉर्ब किया। 1 मिलीमोल मतलब 6.022 इंटू 10 टू द पावर ऑफ 23 इंटू 10 टू द पावर ऑफ -3, इतने पार्टिकल्स को एब्जॉर्ब किया। यही मतलब हुआ ना? सही कर रहा हूं? ठीक है, तो इतने पार्टिकल्स का एब्जॉर्प्शन हुआ है। अब इतने पार्टिकल्स ने कुल मिला के कितना एरिया घेरा? इतने पार्टिकल्स ने इतना एरिया घेरा, ठीक है, इतने पार्टिकल्स ने इतना एरिया घेरा। तो पूछा क्या है? टोटल सरफेस एरिया ऑफ द चारकोल एब्जॉर्ब्ड बाय ईच मॉलिक्यूल। तो अपने को इफेक्टिवली क्या करना है बेटा? डिवाइड करना है, ठीक है। तो अगर अपन डिवाइड करेंगे तो व्हाट विल बी गेट? ये 20 हो गया, तो अपने पास 3 इंटू 10 की पावर 2 डिवाइडेड बाय, नीचे 6 ही लेना है, 6 इंटू 10 की पावर 20, यानी कि 5 अपना आंसर आ सकता है। 5 ही आ रहा था क्या? बाकी लोगों का 5 ही आया था ना? ठीक है बेटा, तो इस तरीके से करना था, सिंपल सा क्वेश्चन है। अगेन चाहे यूनिटरी मेथड से कर लो चाहे कैसे कर लो। ये हो जाए तो बता देना बेटा, लास्ट क्वेश्चन आज के लिए। कुछ और क्वेश्चन मैं सोच रहा हूँ आपको भेज दूंगा टेलीग्राम ग्रुप पे, या फिर भैया बोल रहे थे वीडियो बना सकते ये हैं। व्हाट्सएप पे डाल देना प्लीज। हैं, टेलीग्राम नहीं चलाते क्या? नहीं, अरे अच्छा, ठीक है, कोई ना, व्हाट्सएप पे डाल देंगे। तो व्हाट्सएप पे मैसेज कर देना, मैं व्हाट्सएप पे भेज दूंगा। ठीक है। ठीक है, टेलीग्राम बड़ी काम की चीज है यार। कुछ लोगों से हो गया है, ओके, गुड गुड, बाकी लोग भी जल्दी से करो बेटा। कुछ इसमें ना थ्योरी वाले क्वेश्चंस भी हैं, बट वो इंक्लूड किए नहीं है जान करके अभी के लिए। चलो ठीक है, देख लेते हैं क्या कहानी है, इसको लेके चलते हैं लास्ट में। ओके 20% of surface sites are occupied by anti-molecules, ठीक है। डेंसिटी ऑफ सरफेस साइट इज, 1 सेंटीमीटर स्क्वायर में हमारे पास कितनी सरफेस साइट्स? 6.023 इंटू 10 की पावर 14। चलो आगे चलते हैं। टोटल सरफेस एरिया 1000 है, तो 1000 सेंटीमीटर स्क्वायर में क्या कहानी होने वाली है? 6.023 इंटू 10 की पावर 17। 1000 सेंटीमीटर स्क्वायर में ये हो गया है ना। कैटलिस्ट इज, अच्छा बोला क्या है, इसमें से भी कितनी यूज होने वाली है एक्चुअल में? तो 20%, तो 20% इसका कर लिया। चलो जी, द कैटलिस्ट इज हीटेड टू 300 केल्विन, ठीक है, while N2 is completely dissolved into a pressure of 0.001 atm, ओके, वॉल्यूम दे दी 2.46 मिलीलीटर, टेम्परेचर दे दिया 300 केल्विन। तो बेटा ये तो फीलिंग आई गई, क्या क्या चाह रहे हैं अपने से, क्या मिल जाए अपने को? नंबर ऑफ मोल्स, ठीक है। अच्छा, अब अगर देखें तो फीलिंग क्या है बेटा? सोचना ये पड़ेगा कि मोल्स आ गए। चलो मोल्स अगर थोड़ी सी मेहनत करके निकाल ही लेते हैं जल्दी से, तो कितने आ रहे होंगे? N इज इक्वल टू, प्रेशर कितना था जी? 10 की पावर -3, वॉल्यूम कितनी थी? 2.46, PV बाय RT, 300 इंटू कितना? टेम्प R। ये वैल्यू मेरे को ना ऐसा लग रहा है, इसको मैं मान लूंगा, क्या मान लूंगा मैं? 24.6 मान लूंगा इस क्वेश्चन के लिए, है ना? मान सकते हैं ना इसको? अगर मैंने मान लिया तो ये मानने के चक्कर में ना एनटीए ने अपनी फीलिंग बिल्कुल बर्बाद कर रखी है। डर लगने लग गया अपने को।
तो मोल्स आ गए हैं कितने, 10⁻⁻⁴। मोल्स आ गए 10 की भैया पावर वॉल्यूम सेंटीमीटर क्यूब में है। वॉल्यूम जो है वो सेंटीमीटर क्यूब में है। अच्छा, तो कहाँ पे रह गई बेटा वॉल्यूम? अच्छा, तो 10⁻³ और लगाना पड़ेगा फिर ऊपर, है ना? हाँ जी। सही बोल रहे हो बेटा। तो ये इफेक्टिवली 10⁻⁷ अपने पास मोल्स आ गए। 300 भी है नीचे। क्या चीज? नीचे 300 भी था ना। नहीं, उसका तो कर दिया ना इलाज अपन ने, 24.6 मान लिया ना उसको। तो वो 8.314 लोगे ना, मतलब क्यों? लीटर एटीएम 0.0821 लोगे ना, लीटर एटीएम है बेटा। ठीक है, ठीक है। तो यहाँ से n की वैल्यू इतनी आ गई, तो फीलिंग क्या है, 6.023 इंटू 10⁻20 23, और ये आ गए कितने, यहाँ पे आ गए अपने पास इसमें से भी किए थे तो 16 बन गए। 6.023 इंटू 10⁻16। कुछ गलत किया है क्या अपन ने कहीं पे? द नंबर ऑफ एक्टिव साइट्स occupied by each N2 molecule। तो इसका भी 20% करूंगा तो बेटा वो तो 1/5 आ गया। तो क्या 2 आया है क्या आंसर सबका? हाँ जी भैया। ठीक है, तो 2 आएगा तो सही है। तो बेसिकली 20% जब इनका करेंगे अपन, तो इट इज लाइक 1/5 ऑफ 6.023 इंटू 10⁻17, और इससे करोगे तो अपने पास ये रही नंबर ऑफ साइट्स। नंबर ऑफ साइट्स क्या है, 1/5 6.023 इंटू 10⁻17। नंबर ऑफ N2 जो एब्जॉर्ब हुए वो कितने हैं, वो इतने हैं। रेशियो देखोगे तो 2 आ जाएगा। ठीक है, चलो तो आई थिंक आज के लिए काफी है इतने सारे क्वेश्चंस, है ना? तो मोस्ट प्रोबेबली अब आपको या तो रेडियो एक्टिविटी की वीडियो मिल जाएगी, या फिर भैया उसमें कवर कर लेंगे जो नेक्स्ट क्लास होगी, है ना? तो नेक्स्ट क्लास के लिए मतलब एम अपना जो अभी के हिसाब से है वो ये है कि फिजिकल केमिस्ट्री खत्म हो जाएगी फिर अपनी, है ना? सोचे तो फिजिकल केमिस्ट्री कंप्लीट हो जाएगी ना फिर, अगर क्या क्या चीजें हो जाएं कंप्लीट। क्या बचा, क्या है? काइनेटिक्स, इलेक्ट्रो, और क्या बचा है? थर्मो। 3 चीजें वैसे तो थोड़ा मुश्किल है एक क्लास में, बट ठीक है, जो बचेगा उसकी वीडियो बनाएंगे और क्या करेंगे। अर्जुन बोलो, कुछ डाउट था क्या बेटा? हाँ, म्यूट हो रखे हो। भाई वो पहले का। चलो ठीक है बेटा, ठीक है। चलो ठीक है फिर, ये क्या करना है, ये क्वेश्चंस के आंसर चाहिए क्या? वो भेज देता हूँ या तो मैं तुम्हें, है ना? कुछ क्वेश्चंस ऐसे हैं ना जो अपन ने ऐसे ही छोड़ दिए हैं बिना सॉल्व किए हुए, वो भेज देता हूँ मैं तुम्हें एटलीस्ट। ठीक है, तो अगर मैं बाय चांस शाम तक ना भेजूं, आज शाम तक ना भेजूं, शाम तो हो ही गई है, कल सुबह तक अगर ना मिले तुम्हें तो बता देना मेरे को फिर, ठीक है? और एक चीज और, जस्ट इन केस मैं श्रोडिंजर वाले क्वेश्चन निकाल रहा था, वो भी अगर कल सुबह तक ना भेजूं तो कोई भी रिमाइंड करा देना, वो भी भेज दूंगा फिर। ठीक है बेटा, चलो मिलते हैं फिर डाउट सेशंस में। ओके, बाय बाय, टेक केयर। अभिषेक बोलो बेटा। भैया जो सरफेस केमिस्ट्री है, हाँ, इसका ये कैटलिस्ट और इमल्शन ये सब वाला पार्ट, ये एडवांस के सवाल थे वैसे जो अभी आप करा रहे थे? ये वाली जो चीज है ना, देखो एडवांस में 2-3 कहानियां हैं। या तो आता है मल्टीपल करेक्ट में, या आता है न्यूमेरिकल में। वैसे ऐसे सीधा सीधा उसमें नहीं आएगा, सिंगल करेक्ट वाली फीलिंग बहुत कम है सरफेस केमिस्ट्री से, है ना? तो वो जो भी कैटलिस्ट अपन, में तीनों ऑप्शन सही लग रहे होते हैं, 2-3 सही लग रहे होते हैं, वो टिक इसीलिए टिक मल्टीपल मारते हैं करेक्ट में -2 डालते हो हो, जाता है। है ना? इसीलिए तो मल्टीपल करेक्ट में जाता है वो ना, तो हम्म। वो थोड़ा सा ट्रिकी तो है ही। कैटलिस्ट मतलब सरफेस केमिस्ट्री में से तो बेस्ट क्वेश्चन टू बी अटेम्प्टेड वही होते हैं जो फिजिकल वाले, ये वाले हो, न्यूमेरिकल वाले हो, है ना? कि ये हाँ बहुत वो ज्यादा बिल्कुल मुश्किल, बेसिक लॉजिक पे होते हैं वो वाले तो। हाँ वो मुश्किल तो बन नहीं सकते हैं ज्यादा।
हाँ और उसके अलावा लेकिन मतलब डाइसी सा ही पार्ट है, बट आता है बेटा उसमें से। बाकी एक बार ये आज शीट मिल जाएगी ना आपको ARBP, उसमें देख लेना कौन कौन से आ रखे हैं रिसेंट ईयर्स में, है ना। ठीक है भैया। ठीक है, अच्छा, ओके थैंक यू भैया। वेलकम वेलकम। ठीक है, चलो अमित भैया। हाँ जी भैया। हाँ जी भैया, कर दो ओवर फिर। ठीक है भैया, ठीक है, बाय। ठीक है भैया, ओके, थैंक यू। ओके।